नमस्ते। आज मैं आप लोगों को व्याकरण हिंदी व्याकरण का चैप्टर क्रिया में पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के बारे में जानते हैं और इससे पहले ग्रामर का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को वर्ब क्रिया समझाने जा रही हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माताजी खाना बना रही है। तो क्रिया क्या होता है, इससे ही पता चलेगा कि क्रिया काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं और माताजी खाना बनाने की काम कर रही है। तो यह सब क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। क्रिया का मतलब काम हो रहा है। तो इसको हम किस तरह से जानेंगे, तो अभी हम जानते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ रहे हैं और बना रही है शब्द कार्य करने को दर्शा रहे हैं, इन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी आप लोग डेफिनेशन इसका परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माता जी खाना बना रही हैं, तो यह सब क्रिया हो रहा है यानी काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे तू पढ़, तुम पढ़ो, वह पढ़ता है, तुमने पढ़ा, वे पढ़ेंगे। तो इसमें इन सभी क्रियाओं में पढ़ आया है, यह क्रिया का मूल रूप है। तो इसको इस तरह भी आप जान सकते हैं कि पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, यह जो भी है वह सब क्रिया होता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया और धातु, पढ़ती, बोलती, यह सब क्या है, क्रिया है। और इसमें जो पढ़ है, पढ़ती के साथ क्या है, पहले पढ़ लिखना पड़ता है, फिर उसमें हम ती लगाएंगे। तो पढ़ और बोल, यह धातु हो गया। तो क्रिया का सामान्य रूप, धातु के ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे खा प्लस ना, खाना, पी प्लस ना, पीना, सो प्लस ना, सोना। तो अभी हम जान चुके हैं, अब क्रिया के भेद जानेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो इसमें देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप जानते हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा गेंद खेलती है, तो यह खेलने का काम कौन कर रही है, रमा कर रही है, तो यह सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में रमा करता है और खेलने की क्रिया कर रही है। लेकिन प्रश्न करने पर कि वह किससे खेल रही है, किससे खेल रही है, इसका सीधा सा उत्तर है कि वह गेंद से खेल रही है। इस प्रकार गेंद का सीधा संबंध खेलने से है, इसलिए खेलना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। अब अकर्मक क्रिया जानते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है, अर्थात जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर हो, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता सोती है, इसमें कुछ भी आपको कर्म नहीं दिखाई देता है। क्या सोती है यह आपको मालूम नहीं है, कैसे सोती है यह आपको मालूम नहीं, सिर्फ इसमें दिया गया है कि सीता सोती है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर सीधे सीता पर पड़ रहा है, यानी सीता कौन है, कर्ता, तो कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सोना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया है। और उसकी कर्ता सीता है। कौन काम कर रही है सोने का, तो सीता कर रही है, तो सीता कौन क्या हो गई, कर्ता हो गई। तो क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करने पर उचित उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसा कि अभी आप देख लिए कि सीता सोती है, क्या सोती है अगर हम करें तो कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा। किसको सोती है तो कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा। इसमें केवल सीता सो रही है, तो सीता क्या है, सीता करता है, तो यह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे प्रश्न क्या सो रही है, इसका प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अब एक कर्मक और द्विक्रमक
क्रिया जानते हैं। यह तो आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आप एग्जाम में जब भी आएगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। उसमें 2, 3, 4 आपको ऑप्शन रहेगा। उसमें यह भी पूछा जाएगा कि इसमें से कौन अकर्मक क्रिया है और क्या इसमें सकर्मक है। तो जिसमें आपको यह देखिएगा कि वह खेलने का क्रिया कर रही है, यानी उसमें देखिएगा कि जैसे वह गेंद खेल रही है। जब कोई सामान से खेल रही है तो तभी आप समझ जाएंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। जब उसमें कोई भी चीज नहीं दिया रहेगा और केवल कर्ता पर रहेगा तो समझ जाएंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। अब एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया क्या होता है इसको जान लेते हैं। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। केवल अकेले ही पिताजी अखबार पढ़ते हैं तो इसमें एक ही कर्म है अखबार, अतः यह एक कर्मक क्रिया हो गया। यह तो साधारण सी बात है। लेकिन राम मोहन को गणित पढ़ाता है, इसमें मोहन और गणित 2 कर्म है, अतः यह द्विकर्मक क्रिया हो गया। संरचना के आधार पर क्रियाओं के निम्नलिखित 6 भेद होता है। सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या होता है? जब किसी एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, तुम लिखो। इन वाक्यों में गया और लिखो एक एक क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये दोनों सामान्य क्रिया के उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह खा चुका है, मैं लिख लेता हूँ। तो इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो गया है। जैसे खा प्लस चुका प्लस है, लिख प्लस लेता प्लस हूँ, अतः यह सभी क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गया। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अब जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रमा बहुत बतियाती है, यानी बातचीत करती है, तो इसमें संज्ञा शब्द बात से बतियाना बना है, इसलिए यह नाम धातु क्रिया हो गया। उदाहरण आप देख सकते हैं शब्द और नाम धातु। जैसे गर्म का नाम धातु हो गया गरमाना, शर्म का नाम धातु शर्माना, लज्जा का नाम धातु लज्जाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया जानते हैं। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है अथवा कार्य को किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कर्ता स्वयं न करके दूसरे से काम करवाता है और किसी दूसरे को प्रेरणा देता है कि यह काम करो, तब हम क्या समझेंगे कि यह प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे पहला, विनय मुनीम से पत्र लिखवाता है। दूसरा, माँ नौकर से कपड़ा धुलवाती है। तो इन वाक्यों में विनय स्वयं न पत्र लिख रहा है, किससे लिखा रहा है? लिखकर मुनीम को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। और माँ यहाँ पर स्वयं न कपड़ा धोने के लिए दूसरे को प्रेरित कर रही है, अतः यहाँ लिखवाता और धुलवाती क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गई। तो आप प्रेरणार्थक क्रिया को समझ गए होंगे। अब आगे है प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार होती है। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दिया गया है। पढ़ना हो गया क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक हो गया पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे लिखेंगे? पढ़वाना। खाना हो गया क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक खिलवाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया खिलवाना। डरना, डराना और डरवाना। दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। तो आप प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार को भी आप समझ गए हैं। और 5वां पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, बेटा पढ़कर खेलने लगा। तो इन वाक्य में सो गया और खेलने लगा क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के पूर्व क्रमशः खाकर और पढ़कर क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व वाक्य में यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मूल धातु में कर, करके आदि शब्द जोड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाई जाती है। अब छठा है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है
तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? पहला होता है वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया, जैसे चल प्लस ता चलता, दौड़ प्लस ता दौड़ता। और दूसरा होता है भूतकालिक कृदंत क्रिया, चल प्लस आ चला, देख प्लस आ देखा। और तीसरा होता है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया, चल प्लस कर चलकर, खा प्लस कर खाकर। और सातवां है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया जानते हैं? जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है। जैसे पहला उधर जाओ, इधर बैठो, आज्ञा देना है, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि इधर जाओ, उधर जाओ, यह सब क्या है? आज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। और खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करो, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है तो उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में जाओ, बैठो, सम्मान करो, यह सब क्या हो गया? आज्ञार्थक क्रिया हो गया। तो बच्चों, इस तरह आप सारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को वर्ब समझ में आ गया होगा, क्रिया किसको कहा जाता है। और यह एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।